हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जिसमें से हम जल चक्कर और लवणता के बारे में पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यानी जो चैप्टर नंबर 5 है वाटर, उसका एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हम जल चक्कर के बारे में देख चुके हैं और लवणता के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे महासागरीय परिसंचरण, जिसमें आएगी हमारी लहर यानी वेव्स, महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो जल चक्कर क्या किया था हमने कि पृथ्वी की सतह पर जो वाटर है, यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो जल है वो वाष्प बन के ऊपर जाएगा, यानी उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। फिर ऊपर जाके टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो इकट्ठा हो जाएगा, यानी उसका संघनन हो जाएगा और बादल का रूप लेगा। और नीचे आएगा तो वापस से जल बन जाएगा। इस प्रकार ये जल चक्कर चलता रहता है। तो ये हमारा जो जल चक्कर था, ये हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करेंगे महासागरीय परिसंचरण, यानी जो महासागरों में जो जल है उसमें जो लहरें बनती है, महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे आज के वीडियो में डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं लहर यानी वेव्स किसे कहते हैं। ये समुद्र का सतह यानी ये पानी हो गया, तो वाटर है, ठीक है। तो हवा चल रही है, हवा ऐसा तो है नहीं सिर्फ यही हमारे जो वायुमंडल है इसी में चल रही है, यहाँ पे भी चलेगी। तो यहाँ पे हवा चल रही है तो हवा फैलेगी, हवा फैलती है यानी प्रेशर लगाएगी जो पानी की सतह है इस पर। तो जो ऐसे यहाँ पे ऐसे हवा ने ऐसे प्रेशर लगाया तो ये पानी ऐसे ऊपर उठ गया और ऐसे नीचे आ गया, फिर ये ऊपर उठा और फिर ये नीचे, यानी हवा फैली और उसने जो दबाव लगाया पानी की सतह पर, उससे लहरें बनी। क्या बनी? उससे लहरें बनी। तो क्या हुआ? हवा के कारण लहरें बनती हैं। ऐसा नहीं है कि समुद्र अपने आप ही ये करता है। किसकी वजह से बनी? हवा की वजह से। तो आप देख लीजिए, जब हम चल रहे होते हैं तो हवा यानी हवा तेज होती है, हवा कम होती है उस दिन तो हमें इतना महसूस नहीं होता कि हवा दबाव डाल रही है। पर जिस दिन हवा तेज चल रही होती है यानी तो उस टाइम जब हम चल रहे होते हैं तो हमें लग रहा है पीछे से या आगे से हमें हवा धक्का लग रही है, तो हवा दबाव डालती है। इसी प्रकार उसने पानी पर लगाया तो क्या बनी? लहरें बनी। और लहरों में ही एक होती है हमारी सुनामी, जो लहरों का विशाल रूप होती है। वो क्यों बनती है समुद्र में? वो बनती है समुद्र के अंदर भूकंप आता है तब। पृथ्वी सतह पर भूकंप आता है तो जो हमारा स्थल मंडल है उसमें तबाही होती है। अगर समुद्र में भूकंप आएगा तो समुद्र के अंदर उसका केंद्र और अधिकेंद्र समुद्र के अंदर होगा, उससे बनेगी सुनामी लहरें। उससे जो हमारे बंदरगाह यानी जो तटीय है हमारे समुद्र के आसपास का किनारे और जो तट है वो नष्ट हो जाते हैं उससे। इसी का एक उदाहरण आपको पता है, जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी उससे 2004 में, उससे हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु था इंदिरा पॉइंट, वो नष्ट हो गया था। ठीक है। तो सुनामी जो है तो लहरें पर विशाल रूप होती है लहरों का, उससे हमारे जो बंदरगाह होते हैं वो नष्ट होते हैं, यानी ये नुकसानदायक होती है। ये जो आसपास के किनारे तट होते हैं उनको जलमग्न कर देती है, इससे नुकसान होता है। तो लहरें किससे बनती है? लहरें तब बनती है जब समुद्र की सतह पर हवाएं फैलती है। कब बनती है लहरें? समुद्र की सतह पर हवाओं के फैलने से। हवा जितनी तेज होगी लहर उतनी बड़ी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा ऊपर उठेगी, फिर वापस आएगी तो उतना ही होगा। यानी हवा तेज चलेगी तो लहरें बड़ी बनेगी। इसी का एक रूप हो गया सुनामी लहर का ही। सुनामी एक कौन सा शब्द है? जापानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है हावर लहरें, यानी बड़ी बड़ी खतरनाक वाली। क्योंकि जब भी सुनामी आती है तो बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं, यानी जो हमारे बंदरगाह होते हैं वो जो समुद्र के आसपास बने होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इसका उदाहरण आपको पता है 2004 वाली सुनामी जो हिंद महासागर में आई थी, उससे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इंदिरा पॉइंट था वो नष्ट हो गया था। सुनामी लहरें तब बनती है जब भूकंप का केंद्र तथा अधिकेंद्र दोनों समुद्र के अंदर हो, यानी
जो भूकंप महसूस होते हैं कहाँ पर, पृथ्वी की जो अंत यानी अंदर होगा उसे हम केंद्र कहते हैं, और जो पृथ्वी सतह से ऊपरी सतह पर होता है अधिकेंद्र कहते हैं। वो दोनों ही कहाँ पे हो, समुद्र के अंदर हो, तब जो लहरें बनेगी वो सुनामी बनेगी। परिणाम स्वरूप सुनामी नामक एक विशाल ज्वर की लहर बनती है। तो इसका जो उदाहरण था वो हिंद महासागर वाली लहर, जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई, उससे बंदरगाह लहर ने कहर ढाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुनामी लहरें क्यों बनती हैं, तो इसका कारण क्या होगा, समुद्र के अंदर भूकंप आता है तब सुनामी लहरें बनती हैं। यानी उस भूकंप का केंद्र और अधिकेंद्र दोनों कहाँ हो, समुद्र के अंदर, और तब लहर जो बनेगी वो सुनामी बनेगी। उससे जो आसपास के बंदरगाह होंगे वो नष्ट हो जाएंगे हमारे। तो क्या होगा, भूकंप का परिणाम था जो सुमात्रा की पश्चिमी सीमा के करीब था। यानी इसका केंद्र कहाँ माना गया, सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर। और रिएक्टर स्केल क्या होता है, भूकंप मापने का यंत्र होता है। यानी भूकंप जिससे मापते हैं उसको रिएक्टर कहते हैं। रिएक्टर स्केल, जिस स्केल पे भूकंप मापा जाता है उसे रिएक्टर स्केल कहते हैं। और जो ये भूकंप आया था 2004 वाला, इसकी तीव्रता कितनी मानी गई है, 9.0। इससे क्या हुआ था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी बिंदु, जो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट है। अगर ये तो भारत का हो गया, अगर भारत में पूछते हैं तो वो कहाँ पे हमारा, कहाँ पे है, तमिलनाडु का है। ठीक है, तो ये है भारत का, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वो किसकी वजह से नष्ट हुआ था, जो 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी उसकी वजह से नष्ट हो गया था। अब बात करते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो ज्वार भाटा किसे कहते हैं, जो समुद्र में उतार और चढ़ाव आता है जल में, ऐसे उस जो दिन में 2 बार होता है। यानी 2 दिन में 2 बार, एक बार जो जल है वो सबसे उच्चतम बिंदु पे, फिर निम्नतम पे, फिर दोबारा उच्चतम पे, और फिर दोबारा निम्नतम पे। यानी 2 बार दिन में उतार और चढ़ाव आता है, उसे क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। ऊपर चढ़ने को ज्वार, नीचे उतरने को भाटा कहते हैं। एक दिन में 2 बार समुद्र के पानी का लयबद्ध, लय ये लय ही है, ऐसा तो नहीं है ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ऐसे एक लयबद्ध तरीके से जो ऊपर और नीचे उड़ता है दिन में 2 बार, सबसे उच्चतम हो गया, ये सबसे निम्नतम हो गया। और ये कब 2 बार होता है दिन में, कितनी बार होता है, 2 बार आता है, उसे क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार कहेंगे। उच्च ज्वार किसे कहेंगे, यानी जो समुद्र का किनारा है, ये समुद्र लगा लो, ठीक है, ये यहाँ पे किनारा है यानी तट है, तो पानी आएगा सबसे उच्चतम, तो ये यहाँ तक फैल जाएगा आगे तक। तो सबसे उच्च ज्वार जब पानी अपने उच्चतम स्तर पर, यानी सबसे उच्च स्तर तक है यहाँ पे, फिर ये वापस आएगा, तो इधर ज्यादा हो जाएगा इधर कम हो जाएगा, तो निम्न स्तर हो गया। तो जो उच्च स्तर पे होता है तो उसे उच्च ज्वार कहते हैं, और सबसे निम्नतम बिंदु पे होता है उसे निम्न ज्वार कहते हैं। यह उच्च ज्वार तब जब पानी अपने उच्चतम स्तर तक बढ़कर किनारे को कवर करता है, यानी इसने किनारे को पानी से भर दिया। पहले तट था पर ये यहां तक फैल गया, तो इसने किनारे को भी कवर कर दिया पानी से, तो ये क्या हो गया, उच्च ज्वार हो गया। फिर ये वापस आता है, तो जो समुद्र में पानी था उसको भी थोड़ा सा आगे ले जाता है, यहाँ पे पानी कम हो जाता है, तो उसे हम निम्न ज्वार कहेंगे। यह कम ज्वार है जब पानी अपने न्यूनतम स्तर तक गिरता है और किनारे से रिसता है, यानी किनारे को भी थोड़ा दूर तक खाली कर देता है, तो वो क्या हो गया, निम्न स्तर हो गया। और इसका कारण क्या है कि ज्वार भाटा क्यों आता है समुद्र में, जैसे सुनामी का कारण तो हमने देख लिया, भूकंप की वजह से आता है, तो ज्वार भाटे का कारण क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी पर लग रहा है, उसकी वजह से
ज्वार और भाटा आता है। तो किसकी वजह से आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो खिंचाव होता है उसको किसका कारण बनता है? वो ज्वार यानी ज्वार और भाटे का कारण बनता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में चंद्रमा के करीब पृथ्वी का पानी खिंच जाता है और उच्च ज्वार का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? उच्च ज्वार का कारण बनता है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको डायग्राम से इसको अच्छे से बता देती हूँ कि कैसे होगा। जैसे ये सूर्य है बीच में, ठीक है, इसके चारों हमारी पृथ्वी ऐसे वर्ताकार पथ में यानी दीर्घ वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है, ठीक है। और इसके चारों ओर क्या होता है? चंद्रमा ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। ये पृथ्वी होगी, ये चंद्रमा हो गया। तो एक टाइम ऐसा होगा जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक तरफ होंगे और पृथ्वी इधर होगी। तो जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण है और पृथ्वी का भी इसका चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण है, तो ये पृथ्वी पे सतह पर जो पानी है उस पे गुरुत्वाकर्षण यानी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे, तो जो पानी है वो इधर ऐसे खिंच जाएगा दोनों के, क्योंकि दोनों का फोर्स एक साथ लग रहा है, तो दोनों का एक ही दिशा में लग रहा है, तो जुड़ जाएगा दोनों यानी डबल हो जाएगा। तो ये पानी ज्यादा उठा हुआ दिखाएगा, तो उच्च ज्वार का बना हो, और इससे पृथ्वी भी थोड़ी इनकी तरफ खींच जाएगी। तो इधर जो पानी था वो भी ऐसे उठा हुआ दिखाएगा देगा। उसका कारण है पृथ्वी खींच की है, ना कि पानी, पर इधर पानी भी खींच गया, तो दोनों तरफ हमें ऐसे दिखाई देगा। तो किसका कारण बन गया? उच्च ज्वार का कारण बन गया। एक ऐसे है कि ये इधर चंद्रमा आ गया, इधर सूर्य हो गया, बीच में पृथ्वी हो गई। इधर चंद्रमा खींच रहा है, इधर सूर्य खींच रहा है, इन दोनों ने बैलेंस कर लिया, तो पृथ्वी जैसी है वैसी रहेगी, इसमें कुछ नहीं बनेगा। दूसरे इधर और इधर हो, अगर चंद्रमा और सूर्य इधर हो, तो सूर्य इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो पानी क्या होगा? थोड़ा सा इधर उठेगा, थोड़ा सा इधर। ये किसका कारण बन जाएगा? निम्न ज्वार का कारण बन जाएगा। किसका? निम्न ज्वार का कारण बन जाएगा। तो कैसे आए? जो ज्वार भाटा आते हैं वो कहाँ पर आते, किसकी वजह से आते हैं? सूर्य और चंद्रमा जो गुरुत्वाकर्षण लगा रहे हैं पृथ्वी पर, उसकी वजह से आते हैं। तो ठीक है, ये समझ में आया आपको कि किस प्रकार है होता है कि ज्वार भाटा समुद्र में क्यों आता है? सूर्य और चंद्रमा जो गुरुत्वाकर्षण लगा रहे हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं, तो पानी ऐसे उठा हुआ दिखाई देता है हमें। इसकी वजह से ये उच्च ज्वार की स्थिति बन गई, दोनों तरफ पानी ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है हमें। और जब सूर्य और चंद्रमा ऐसे यानी 90 डिग्री बन रहा है, देखो इधर और इधर, ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार बनेंगे, इधर भी बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? निम्न ज्वार। और अगर दोनों इधर हो यानी 180 लगा लो, 180 पे होंगे तो क्या हो जाएगा? बैलेंस कर लेंगे, कुछ नहीं बनेगा। इधर ये खींच रहा है, इधर ये खींच रहा है, तो ऐसे में कुछ नहीं होगा। तो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार देख लिया हमने किस प्रकार कैसे बनते हैं पृथ्वी की सतह पर। तो जो महासागरीय परिसंचरण था उसमें हमने लहरें देख ली कि किस प्रकार लहरें बनती है, ज्वार भाटा देख लिया। अब बात करते हैं महासागरीय धाराएं की, यानी महासागरीय धाराएं किसे कहेंगे? जो निश्चित दिशा में महासागरों से नियमित रूप से बहेगी, उसे महासागरीय धारा कहेंगे। और ये दो प्रकार की होगी, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। गर्म जल धारा किसे कहेंगे? जो ज्यादा वाले तापमान से कम तापमान की तरफ बहेगी, यानी अधिक तापमान से निम्न तापमान की ओर बहेगी, वो गर्म जल धारा हो जाएगी। जो निम्न से यानी जहाँ तापमान कम होगा वहां से उच्च की तरफ बहेगी, वो ठंडी जल धारा हो जाएगी। ऐसा क्यों? महासागरीय धारा, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे? जैसे ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर है हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, और इससे नीचे है 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर क्या होता है? तापमान ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ महासागरों से बहेगी वो धाराएं यहाँ यानी भूमध्य रेखा के निकट से जो धाराएं बहेगी ध्रुवों की तरफ, 90 डिग्री ध्रुव इधर
इधर भी। तो यहाँ से ऐसे जो यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बहेगी वो कौन सी हो जाएगी, गर्म जलधाराएं। और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएगी वो कौन सी हो जाएगी, हमारी ठंडी जलधाराएं। ठीक है, तो पता चल गया कि गर्म और ठंडी जलधाराएं कौन सी होगी, जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बहेगी वो हो जाएगी हमारी कौन सी धाराएं, गर्म जलधाराएं। और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएगी वो हो जाएगी ठंडी जलधाराएं। तो आज हमने क्या किया, लहर पढ़ी कि लहर कैसे बनती है समुद्र में, और उसका जो सुनामी होती है उसके बारे में देखा। ठीक है, ज्वार भाटा का रीजन भी देखा और ज्वार भाटा किसे कहते हैं वो भी देखा, और महासागरीय धाराएं पढ़ी। अब इस चैप्टर में जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यानी पढ़ तो हमने लिया, पर अब इनमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम देखते हैं कि कैसे बनते हैं जो चैप्टर हमने किया इसमें से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागर वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है। यानी महासागरों से वायुमंडल में और फिर वापस स्थल पर आता है। तो ये जो चक्कर चलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो हमने देखा था पृथ्वी सतह पर कि जल वाष्प बनेगा, फिर ऊपर जाके उसका संघनन होगा, फिर वर्षा होगी और फिर वापस से जल बन जाएगा। तो ये जो चक्कर चला इसे हमने क्या कहा था, जल चक्कर ही तो कहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दूसरा क्या, सामान्यतः गर्म महासागर धाराएं उत्पन्न होती है। तो अभी हमने देखा था कि जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से जो धाराएं बहेगी वही होगी गर्म महासागरीय धाराएं। तो कहाँ से होगी, भूमध्य रेखा के निकट। ये इसका राइट हो जाएगा, यानी कौन सा, 2 नंबर ठीक हो जाएगा। जो ध्रुवों से भूमध्य की तरफ आएगी वो ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी हमारी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। यानी एक बार जल अपने उच्च स्तर पर, एक बार निम्न पर, फिर उच्च पर और फिर निम्न पर। ये नियम ही तो है, यानी 2 बार दिन में 2 बार जरूर। अगर नहीं होता ऐसा तो कितने लगा सकते, पर 2 बार दिन में। तो एक नियम हो गया ये। तो नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये, ज्वार भाटा। और किसकी वजह से होता है ये, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की सतह पर जो खिंचाव लगता है उसकी वजह से ज्वार भाटा, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ठीक है, ज्वार उच्च वाले हिस्से को कहते हैं, भाटा नीचे गिरने को कहते हैं। यानी जल एक बार ऊपर चढ़ता है और फिर वापस नीचे आता है। ऊपर चढ़ना ज्वार, नीचे आना भाटा। ठीक है, आज हमने क्या किया, आज हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। जो 6th नंबर चैप्टर है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस चैनल पे मैंने आपको CDP भी करवा रखी है, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाके देख सकती हैं। और 6th क्लास की एनसीईआरटी हो चुकी है हमारी, 7th की चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।